बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रोरमन के स्वागत है। और जैसन कि रोरमन जाने लिया कि हर हफ्ता में रोरमन नवा और बेस जानकारी लेके आविला। और एगो बात और बता देवे थे कि खेत हो या बारी, पशुपालन हो या फुलवारी, हर किस्म कर जानकारी हम रोरमन लेके आविला। आज कर भी जानकारी ये बहुत सुंदर है, मगर जानकारी लेवे कर आगे चलू हमरे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मवेशी वितरण योजना से लाभान्वित हो सकते हैं राज्य के पशुपालक। आवश्यक है गेहूं में उचित समय पर सिंचाई और खरपतवार का नियंत्रण। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गव्य विकास विभाग द्वारा राज्य के कई जिलों में संकर नस्ल के दुधारू गायों का वितरण पशुपालकों के बीच अनुदान और बैंक ऋण के आधार पर किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रशिक्षित पशुपालक संबंधित विभाग में आवेदन दे सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की खेती में जैसा कि सिंचाई जल की बहुत आवश्यकता होती है, यदि आप गेहूं की फसल लगाए हुए हो तो लगभग 20 दिन की अवस्था में पहली सिंचाई करें और 20 दिन के अंतराल पर 4 सिंचाई अवश्य करें। यदि सिंचाई जल की कमी है तो पहली सिंचाई के बाद यदि संभव हो तो सिंचाई करें, परंतु पौधे में बाली लगने के समय एक सिंचाई अवश्य करनी चाहिए और साथ ही खरपतवार का नियंत्रण भी आवश्यक है। इन बातों का ख्याल रखकर गेहूं की बेहतर पैदावार ली जा सकती है। रबी के मौसम में चना हमारे झारखंड में प्रमुखता से उपजाई जाती है। जो किसान भाई चना समय पर नहीं लगा पाए हैं और वे चना की बुआई करना चाहते हैं तो उनके लिए विलंब से बुआई योग्य चना के उन्नत प्रभेद हैं JPG 59 और काबुली चना का प्रभेद है काग 2। चना के इन प्रभेदों को लगाकर आप लाभान्वित हो सकते हैं। JPG 59 और काग 2 ये चना के वैसे प्रभेद हैं जिसकी देर से बुआई की जा सकती है। JPG 59 नामक प्रभेद देसी लाल चना की किस्म है जो कि प्रति हेक्टेयर 18 से 20 क्विंटल उपज देने में सक्षम है। वहीं काग 2 नामक किस्म काबुली चना का प्रभेद है जो कि प्रति हेक्टेयर 15 से 20 क्विंटल उपज दे सकता है। मधुमक्खी पालन खेती बाड़ी में बेहतर उत्पादन के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। मधुमक्खियों द्वारा पर परागन की प्रक्रिया बहुत बेहतर तरीके से होती है जिससे फसलों का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। हमारे कृषि विशेषज्ञों की सलाह है कि दलहनी, तेलहनी या सब्जी फसलों के साथ मधुमक्खी पालन करें तो अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण से खेत में निकाई गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। ये है डच हो। निकाई गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस।
धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन, कृषि समाचार में रोरमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलत। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवत ही और रोरमन के जानकारी देवत ही। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी, संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। किसान भाई बहन,
विराम के बाद रौरमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाती और आज का जो जानकारी बहुत सुंदर है। इस जानकारी में गुमला जिला के घाघरा प्रखंड से उरहू ग्राम से लेकर आई और यहाँ के जो सफल किसान हैं इनका नाम है गोपाल जी। भाई गोपाल जी जो हैं वो इतने सुंदर काम करते हैं, इतने बढ़िया काम करते हैं कि भाई ये मिश्रित खेती से अपन आमदनी के बढ़ाते हैं, दुगना करते हैं और इकर से ग्रामवासी इनकर से प्रेरणा भी लेवत हैं। तो चलो हमारे सीधे चला थी गोपाल जी से बात करा थी कि भाई वो अपन कारोबार के कैसे बढ़ात हैं, कैसे प्रेरणादायक होलाएँ। तो सीधे चलो हमारे घाघरा चला थी और गोपाल जी से जानकारी लेवा थी। हमारे राज्य के किसान भी अब कृषि की नई तकनीक से जुड़कर खेती के कार्य को पहले से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। गुमला जिले के विष्णुपुर प्रखंड के रहने वाले गोपाल गोप का नाम भी आज उन किसानों में शामिल हो गया है जो कृषि को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों को अपनाकर इस कार्य से जुड़ चुके हैं। आज हम आप पहुँचे हैं गुमला जिला के विष्णुपुर प्रखंड में और हमारे साथ गोपाल गोप नाम के कैसे किसान हैं जो मिश्रित कृषि के माध्यम से अपने जीवन को नई दशा देने का कार्य कर रहे हैं। ये कब से खेती कर रहे हैं, कहाँ से प्रशिक्षण लिए हैं, किन किन चीज़ की खेती करते हैं, इनकी बाजार व्यवस्था क्या है, आइए इनसे हम जानते हैं। खेती तो जब से होश हुआ है तब से खेती ये कर रहा है। खेती कर रहे थे? हाँ हाँ। तो जो पहले के लोग खेती करते थे और जो अब का जो खेती होता है दोनों में कितना अंतर महसूस कर रहे हैं? पहले से अभी बहुत अंतर है। क्या अंतर है? पहले तो जितना खेती करते थे उसमें मतलब गुजारा नहीं चलता था, लेकिन अब है कि अब जो आधुनिक तरीक़ा से खेती हो रही है, जैसे बीज भी बाहर से लेना पड़ता है बाज़ार से, तो जिससे पहले के अपेक्षा भी अधिक पैदा हो जाती है। और खेती में पहले तो रासायनिक खाद से ही किया करते थे, लेकिन अब उसमें क्या बोलते हैं जैविक खाद का अधिक मात्रा में व्यवहार करना शुरू कर दिया हूँ। रासायनिक खाद तो अब कम मात्रा में, नहीं के बराबर। तो क्या रासायनिक के अगर कोई किसान रासायनिक खाद का अपने खेतों में प्रयोग करता है उससे नुकसान क्या होता है? नुकसान तो उसमें ज़मीन काड़ा हो जाती है और ऐसे भी ज़मीन में जो हमारे मित्र कीटाणु हैं वो भी मर जाते हैं, उनकी भी संख्या कम होते जा रहा है। इसलिए और खाने में भी जैसे उसका असर पड़ता है, उसमें स्वादिष्ट भी कम होता है। और ये जहाँ तक है इसमें अच्छा हो रहा है। आप जैविक खेती कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि जैविक खेती से जो है ज़मीन भी काफ़ी मतलब कि बढ़िया रह रहा है, उसमें नमी रहती है, हाँ। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। तो जब आप जैविक खेती की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पशुपालन भी आप करते होंगे। हाँ, आपके पास कौन कौन से जानवर का पालन कर रहे हैं? पालन तो बकरी का है, बकरी 10-12 बकरी है और गाय 2 गाय है, 2 बछड़ा है। तो वहीं गाय का नस्ल तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन दोनों मिला के 10 लीटर दूध हो जाता है और उसी से गोबर भी होता है जो कि खेती में बहुत काम आता है। उसका खाद भी पूरा खेती में ही प्रयोग करते हैं। गोपाल ने यूं तो खेतीबाड़ी बचपन से ही देख रखी है और खेती के बदलते स्वरूप को भी देखा है, परंतु अब ये खेती की नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। बेहतर तरीके से मिश्रित खेती करने के लिए इन्होंने जैविक विधि को अपना रखा है। जैविक विधि को जब से इन्होंने अपनाया है तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा। आमदनी तो बढ़ रहा है। अब पहले बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत होती थी, उसके लिए खर्चा नहीं आता था, लेकिन अब है कि अब पशुपालन खेती के अलावे गाय बकरी भी पाला हूँ और उसके साथ साथ आम का भी है खेती है, आम है, अमरूद भी है, उससे भी आमदनी हो जाती है। तो इसलिए अब है कि सोचना नहीं पड़ता है बच्चों को पढ़ाने में या अपने खाने पीने के लिए पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार है। मतलब कि आप खेती के साथ साथ बकरी पालन भी कर रहे हैं, आम के पौधे भी हैं, कुछ फलदार पौधे भी आप रखे हुए हैं, मतलब एक साथ काफ़ी सारा खेती के माध्यम से अपनी आमदनी को बढ़ाने का आप कार्य कर रहे हैं। तो अगर बकरी पालन की बात करें तो लोग बोलते हैं बकरी को जो होता है किसानों के लिए ATM कार्ड की तरह है, तो आप इससे कितना सहमत हैं और आपको कितना बकरी पालन से कितना आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं? हाँ, बहुत अच्छा बात है। मतलब बकरी और पशु को बेचने में दिक्कत होती है, लेकिन पशु अगर बकरी है तो बकरी में बकरा खस्सी जो पैदा होता है
वो जब भी चाहिए बाज़ार में आसानी से बिक जाती है और रेट भी उसका अच्छा मिल जाता है। तो इसलिए बकरी पालना तो बहुत अच्छा है आमदनी तो के। जो पशुपालन करते हैं, बकरी रखे हैं, गाय, उसका खान पान की व्यवस्था किस तरीके से करते हैं, उसकी देख रेख किस तरीके से करते हैं? खान पान तो ऐसे बारी में ही, खेती में ही जो सब्जी का खेती करता हूँ उसका अवशेष जो बचता है वो बकरी और गाय को खिला देता हूँ। और गाय को तो खैर ऐसे कुछ खरीद के भी खिलाना पड़ता है, लेकिन बहुत सा उसका खाना जो है सो मेरा खेती से ही उपलब्ध हो जाता है। गोपाल ने अपने 2 से 5 एकड़ की जमीन में खेती कर रखी है। इस भूमि में ये धान, मूंगफली, गेहूं, तरबूज और सब्जियों की खेती करते हैं। इसके अलावा अपनी बकरियों से इन्हें सालों भर आमदनी भी प्राप्त होती रहती है। यहाँ तो मुख्य फसल हम लोग का धान का है, जो कि सालों भर चावल के लिए हो जाता है। कुछ करीब करीब 2 एकड़ में 2 एकड़ में धान का खेती होता है, बाकी 3 एकड़ में वहीं सब मूंगफली कुछ हो जाता है सीजन में। मूंगफली, गेहूं भी कुछ कर लेता हूँ। ऐसे साग सब्जी में अभी करीब करीब 50 डिसमिल में तरबूज लगा है, उसका जन्मेशन हो गया है। और सब्जी में क्या क्या चीज़ लगाते हैं? और सब्जी में हर तरह का सब्जी लगाता हूँ, जैसे शिमला मिर्च अभी है तत्काल में, लहसुन, प्याज, ये सब जो भी ज़रूरी वाला सामान है सब लगाता हूँ। तभी आप बताएं कि आप आधुनिक तरीके से खेती करते हैं और जो पहले की तकनीक था उससे किसान को उतना फ़ायदा नहीं होता था। तो जो नए तकनीक की जानकारी आपको कहाँ से मिलती, कहाँ से सीखते हैं आप इन नए तकनीकों को? ये नया तकनीक तो निकरा प्रोजेक्ट जब से आई है तब से वहाँ से आते हैं और बराबर तकनीकी के बारे में बताते हैं, उसी के आधार पर करते हैं, सीख रहे हैं। तो खेती करने के लिए काफ़ी सारे यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अब जो पहले वाला खेती हल बैल से खेती होती नहीं है। हाँ, नए नए यंत्र भी आ गए हैं खेती करने के लिए। तो आपके पास कौन कौन से यंत्र हैं? यंत्र तो मेरे पास सिंचाई के लिए मोटर है, और अभी तो जोताई के लिए तो पहले बैल रखता था, लेकिन बैल अब नहीं है। बैल के जगह में गाय ही रखा हूँ। अब उसी से जो आमदनी होती है, तो जोताई का कार्य भाड़ा का ट्रैक्टर से चलता है, और वहीं स्प्रे मशीन वगैरह है, स्प्रे मशीन है, और कुछ कुदाल फुदाल जितना भी है वो सब तो यंत्र के पास है। यंत्र है। गोपाल बेहतर तरीके से जैविक विधि का इस्तेमाल कर मिश्रित खेती कर रहे हैं। इसमें अच्छा लाभ मिल रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र आने के बाद इनको नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें इनका जो यहाँ पर कुआं था उसका हम लोग जीर्णोद्धार कराए। जीर्णोद्धार के साथ साथ इनको हम लोग प्लांटेशन कराए कि इनकी सस्टेनेबल इनकम किस तरीके से, टिकाऊ आय कैसे प्राप्त हो। उसके लिए हम लोग यहाँ पर आम की खेती कराए, साथ में हाई डेंसिटी गुआवा का प्लांटेशन हम लोग कराए, कि जिससे इनको हर समय एक अच्छा जो है अच्छी तरीके से आमदनी जो है रेगुलर प्राप्त होती रहे। साथ साथ में इन्होंने उसके साथ फिर हम लोग शुरू कराए, इंटर क्रॉपिंग शुरू किया, जिसमें सब्जी की खेती करना शुरू किए, जिससे आज इनके आर्थिक जो है रूप से काफ़ी जो है सुदृढ़ हुए। साथ साथ इनकी जो आय है, सुदृढ़ के साथ साथ इनको एक टिकाऊ आय प्राप्त हो रही है। लगभग ये साल में 50 से 60 हज़ार कम से कम इनको साल में एडिशनल जो है इनकम प्राप्त हो रही है। तो किसान भाई बहन, ये जानकारी कैसे लागलक? अब हम अपन दूसर जानकारी को और बढ़त ही, वो जानकारी है कि सरसों में खड़ी फसल कर देखभाल और फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन कर बारे में जानकारी। ये जानकारी देवत हैं दिव्यायन के जो डॉक्टर साहब हैं संतोष कुमार। तो हमारे चलते सीधे दिव्यायन और डॉक्टर साहब जी हैं संतोष कुमार जी, उनकर से जानकारी लेवा थी। किसान भाइयों, हमारे राज्य झारखंड में तिलहनी फसलों में सरसों प्रमुख तौर पर उपजाया जाता है और उसकी खेती कर हमारे किसान भाई बंधु अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं रामकृष्ण मिशन आश्रम के दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र गेतलसूद में, और आइए जानते हैं सरसों की खड़ी फसल की देखभाल व फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं संतोष कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरसों की खड़ी फसल की देखभाल किस तरह से की जाए। सरसों की जो खड़ी फसल है, खास करके यहाँ पर झारखंड का जो परिवेश है, यहाँ सिंचाई के पानी बहुत कमी है, इसलिए हम लोग कम सिंचाई में सरसों की अच्छी फसल का पैदावार ले सकते हैं। इसलिए खास करके हम लोग सरसों लगाते हैं। जो सरसों जो है खाने का तेल का मुख्य एक स्रोत है।
अगर सरसों की बात किया जाए तो यहाँ 2-3 इंसेक्ट सरसों में कीट और व्याधि ज़्यादा हैं, जिसमें सबसे मुख्य है जो माहू। माहू की जो है कि सरसों का फूल जब आने की अवस्था होता है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो है कि सरसों का पूरा रस चूस लेते हैं। रस इस तरह से चूसते हैं कि पौधे बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाते हैं। इसके लिए हम लोग जो है कि इमिडाक्लोप्रिड नाम की एक दवा है, जो 2.5 लीटर पानी में 1 ml डाल के उसके ऊपर छिड़काव करने से एक कीट कम मर जाता है और हम लोग फसल सही से उपजाते हैं। इसके बाद है एक डाउन मिल्ड्यू, जिसमें उसकी दाली जो है 13-मेरा आकृति बनता है। तो इसके लिए हम लोग है कि डाइथेनम 45 देते हैं, लेकिन अभी डाइथेनम 45 उतना मार्केट में नहीं मिलता है, तो इसके जगह आप एंट्राकोल 2 से 2.5 ग्राम तक प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत नॉर्मल कीट है, बहुत कम आता है। इसके मेन है पाउडरी मिल्ड्यू। ये टेम्परेचर बढ़ने से जो है कि ये आपका पत्ती का सतह में सफ़ेद कलर दिखने लगता है, तो इससे जो है कि पूर्ण रूप से फसल मर सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम सल्फर नाम की एक दवा है, जो 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके इसको छिड़काव करने से इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। सर, ये तो आपने रोग की नियंत्रण के बारे में बताया, लेकिन अगर हम शुरू से ही फसल में रोकथाम की बात करें तो उसके लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं? फसल को हम लोग को जब शुरुआत से रोग कंट्रोल करना है तो इसके लिए बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत सारे कीड़े जो हैं या जो रोग के कारण है, वो जो है कि बीज उपचार करने से वो उन पर नियंत्रण किया जाता है। इसलिए हम लोग बीज को जो है 2 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से उसको उपचारित करते हैं पानी में मिला के। जी बिल्कुल, ये बीज उपचार के बारे में बताया। सर, आपने शुरू में बताया कि सरसों की सिंचाई के बारे में आपने चर्चा की, तो इस पे ज़रा विस्तार से बताएं कि सिंचाई प्रबंधन हमारे किसान भाई किस तरह से करें। देखिए, सरसों में यहाँ पर 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो उसको हम लोग जो है कि फर्स्ट जो सिंचाई करते हैं, रोपाई के 25 से 30 दिन के अंदर सिंचाई करना है। दूसरी सिंचाई करता है फ्लावरिंग के पहले, और तीसरी सिंचाई जो होता है कि जब उसमें फली बन जाए, जिससे कि उसका दाना पुष्ट हो। इस तरह से सरसों 3 सिंचाई में यहाँ पर हो जाता है। सर, एक चीज़ और, मैंने शुरू में कहा कि हम लोग पोषक तत्व के बारे में ही बात करेंगे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरसों फसल में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? देखिए, सरसों की खेती करने के लिए मुख्य रूप से हम लोग 3 पोषक तत्व देते हैं। एक जो है नाइट्रोजन, दूसरी फास्फोरस, एक पोटास। इसके अलावा जो है कि 10 से 15 टन FYM प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए, और 40-20-20 NPK की मात्रा डालना है, जिसमें फास्फोरस एवं पोटास की पूर्ण मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय आखिरी जुताई में देना चाहिए। इसके बाद जो FYM है वो 21 दिन पहले खेत में डाल के मिलाना चाहिए। बाकी शेष नाइट्रोजन की मात्रा है वो फर्स्ट सिंचाई के समय देना है। और सर, अगर हम उर्वरक की बात करें तो उर्वरक कौन कौन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं सरसों की खेती के लिए? वही सरसों की खेती के लिए मार्केट में जो हम लोग का जो सोर्स है नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास जो है, उसका सोर्स नाइट्रोजन के रूप में यूरिया मिलता है, फास्फोरस के रूप में DAP या सिंगल सुपर फास्फेट मार्केट में आता है, और पोटास के लिए पोटेशियम क्लोराइड करके पैकेट आता है। और अगर जैविक तरीके से हम खेती कर रहे हैं उसके लिए कौन कौन से खाद का प्रयोग किया जाए? देखिए, जैविक खेती अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमको पूर्ण रूप से जैविक खेती ही देना है, खास करके सड़ी हुई गोबर की खाद जो बिल्कुल सड़ी हो, प्लस वर्मी कंपोस्ट हो। इसके बाद हम लोग लिक्विड खाद भी बनाते हैं, जैसे आपको 10 पंचगव्य बनता है, जो गाय के पशु के पेशाब, गोबर और बायोमास डाल के हम लोग बनाते हैं। 8 दिन के बाद वो पूर्ण रूप से डिकम्पोज होता है। उसके बाद लिक्विड मैन्योर के रूप में भी हम लोग खरीफ फसल में छिड़काव करते हैं, एवं उसको ड्रेंचिंग भी जड़ में भी डायरेक्ट दे सकते हैं। सर, अभी हम देख रहे हैं कि हर जगह पर सरसों की फसल लहलहा रही है खेतों में, तो किसान भाई और किन किन बातों का ध्यान रखें कि उनकी उपज अफेक्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिल सके? देखिए, इस समय खास करके सबसे मेन उसका जो प्रकोप माहू का होता है, तो माहू को उसको कंट्रोल करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड नाम के दवा जो है 2.5 लीटर पानी में 1 ml मिलाकर उनका छिड़काव करें, जिससे कि
माहो के प्रकोप से बचे और फसल का उपज अच्छा हो। तो बताओ रौरेमन की ये दुइयो जानकारी कैसे लगलक भाई? बेस जानकारी है ने सेल हम कहिला कि हमारे पता के जरूर लिखू काले कि अगर रौठी ना कोई ऐसी जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता हुए चाहिए नहीं भाई, तो पता लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातुर रांची, और पिन कोड संख्या जरूर लिखा। पिन कोड संख्या लिखना जरूरी है। पिन कोड संख्या है 834001। आज जरूर मैं इजाज़त दो मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और भेंट होगी। तब तक नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।